नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुंतल और आप देख रहे हैं परफेक्शन आईएएस। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में बीपीएससी में यानी बिहार लोक सेवा आयोग में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। और 66 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है। हो सकता है इसी से जुड़ा प्रश्न आपके सामने और आ जाए, तो इसके एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे उत्तर का लेखन की। सबसे पहले हमने बताया था लास्ट क्लास में कि प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में यानी परिचय में उस प्रश्न का एक कीवर्ड ढूंढना है और उसकी परिभाषा लिखनी है, बस। उसके बाद हमें मुख्य भाग लिखना है और मुख्य भाग में क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्यों पूछ रहा है, क्यों कह रहा है ऐसा, उस क्यों का उत्तर लिखना है। निष्कर्ष में अपना मत, आगे की राह, ये सुझाव लिख सकते हो। तो आइए इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। और इंट्रोडक्शन में जो कीवर्ड है वो है भारत का संघीय ढांचा। भारत का संघीय ढांचा, अगर हम केंद्र राज्य संबंधों को आधार बनाकर शासन व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं तो मुख्यतः दो शासन व्यवस्था निकलती हैं, एक संघात्मक और एक एकात्मक। संघात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जहां पर केंद्र और राज्य की शक्तियों में समान विभाजन होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जहां पर सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में अगर हम संबंध को देखेंगे तो दो शासन व्यवस्थाएं, संघात्मक और एकात्मक। अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में एकात्मकता के झुकाव की ओर संघीय व्यवस्था है। हमारे देश में भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान में कहीं भी संघात्मक या एकात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें संघात्मक की, तो संघात्मक व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है जहां केंद्र और राज्य के बीच समान शक्तियों का विभाजन है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, सभी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। लेकिन भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के मध्य का रास्ता निकाला। भारत ने भी संघीय व्यवस्था अपनाई, लेकिन उसमें ब्रिटेन के एकात्मक लक्षण भी जोड़ दिए और दोनों में से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में खड़े होकर बोला था कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संघ होगा, संघ शब्द का प्रयोग किया है। यानी क्योंकि अमेरिका स्वतंत्र देशों से मिलकर बना है, इसीलिए वहां पर समझौते के साथ बनाए गए, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के पास बराबर पावर होंगी। और ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के पास शुरू से ही एकात्मक पावर रही है, एक के पास पावर रही है, तो एकात्मक हो गया। क्योंकि हमारी व्यवस्था को देखोगे तो प्राचीन भारत से ही एकात्मक शासन रहा है, लेकिन हमने संघात्मक शासन के मूलभूत लक्षण ले लिए और उसमें एकात्मक लक्षण भी जोड़ दिए और भारत के संविधान को विशिष्ट बनाकर शब्द का प्रयोग किया, राज्यों का संघ। अब यह पूछ रहा है कि भारत का संघीय ढांचा केंद्र की तरफ झुका हुआ है, यानी हमारे देश में भी केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन है, संघीय व्यवस्था है, लेकिन एकात्मक लक्षण मौजूद है, केंद्र की तरफ झुका हुआ है, जो कि हमने कनाडा से लिया है। आइए इस प्रश्न में देखिए क्या क्या पूछा गया है, किस तरीके से उत्तर लिखना है। भारतीय संघवाद की उत्पत्ति कैसे हुई है और विकास को परिभाषित करना है, और उन विशेषताओं का उल्लेख करें जो केंद्र सरकार की ओर झुकी हुई है। यानी केंद्र के पास शक्ति अलग है, केंद्र संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है, राज्य राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है, लेकिन कुछ शक्तियां केंद्र की तरफ ज्यादा झुकी हुई हैं, उन पर चर्चा करनी है। उन विशेषताओं का भी उल्लेख करना है जो केंद्र सरकार की ओर इतना अधिक उन्मुख नहीं है, और उन्हें समझाएं, समसामयिक घटनाओं से कोई उदाहरण दें और फिर निष्कर्ष लिखें। उसके बाद अगर देखें सबसे पहले कि उत्तर किस तरीके से लिखना है, तो ये मॉडल आंसर है जिसमें लिखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को फेडरेशन ऑफ इंडिया की बजाय संघीय ढांचे जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि की तरह
राज्यों का संघ घोषित करता है। भारत फेडरेशन की बजाय भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया आर्टिकल 1 में, और यह विशेषता अनिवार्य रूप से विश्व के विशिष्ट संघीय संरचनाओं से अलग है। एक संघीय सरकार सरकार की एक प्रणाली है जो समानता के सिद्धांत पर देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करती है। संघीय सरकार क्या है? जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास अलग अलग शक्तियां होंगी, अलग अलग विभाजन होगा। अगर केंद्र को संविधान ने 2 आम दिए हैं तो राज्य को भी 2 आम दिए हैं, लेकिन यह प्रत्येक क्षेत्र को कुछ जिम्मेदारियां सौंपता है ताकि केंद्र सरकार का अपना कार्य हो और राज्य सरकार का अपना। भारत औपचारिक रूप से वास्तविक संघीय सरकार का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, क्योंकि यह एक संघीय सरकार की विशेषताओं और एकात्मक सरकार की विशेषताओं को जोड़ती है, जिसे अर्ध संघीय सरकार भी कहा गया है। भारत को अर्ध संघीय व्यवस्था भी कहा गया है। केसी वियर ने भारत के संविधान को, भारत की शासन व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा है, क्वासी फेडरल। यानी इसमें मूलभूत लक्षण संघीय व्यवस्था के, संघात्मक के हैं, लेकिन इसमें एकात्मक लक्षण भी मौजूद हैं। तो आधे संघात्मक आधे एकात्मक, लेकिन मूल लक्षण किसके? बेसिक संघात्मक के, कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होगा। लेकिन एकात्मक है, एक संविधान होगा, एकल नागरिकता होगी। इस तरीके से अब अगर हम बात करें शक्ति विशेषता जो केंद्र की ओर झुकी हुई है, यानी केंद्र और राज्य में भारत में भी विभाजन है, लेकिन बहुत सारी शक्तियां केंद्र की तरफ झुकी हुई हैं। जैसे भारत में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई हैं। केंद्र को भी शक्ति दी गई है, राज्य को भी, लेकिन अधिक किसको? केंद्र को। आमतौर पर संघीय सरकार में शक्तियों को 2 सरकारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। केंद्र सरकार के पक्ष में इस बढ़ी हुई शक्तियों में अखिल भारतीय सेवा, राज्यों के पुनर्गठन, अंतरराज्य नदियों, जल विवादों के समाधान आदि जैसी विशेषताएं शामिल हैं। अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कौन करता है? केंद्र यानी संसद। राज्यों का पुनर्गठन, एक राज्य में से 2 राज्य बनाने हो, 2 राज्यों को जोड़ना हो, राज्य का नाम चेंज करना हो, कौन करेगा? केंद्र करेगा। और नदी जल विवाद हो जाए 2 राज्यों के बीच तो फाइनल कौन करेगा? केंद्र करेगा। ठीक है, देखिए आइए कुछ विद्वानों के विचार हैं। जैसे केसी वियर ने भारत के संघवाद को अर्ध संघात्मक कहा है। इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण मौजूद हैं, लेकिन शक्ति केंद्र की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद संघात्मक विशेषता के बारे में बता सकते हैं। संघात्मक विशेषता केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। लिखित, कठोर एवं सर्वोच्च संविधान। संघात्मक व्यवस्था में लिखित संविधान होता है, कठोर यानी संशोधन करना बड़ा मुश्किल है, और सर्वोच्च संविधान की सर्वोच्चता होती है। 2 सरकार होती हैं, 2 सरकारें हैं। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, दोहरा संविधान, केंद्र का संविधान अलग, राज्य का संविधान अलग, और दोहरी नागरिकता। अमेरिका में केंद्र की नागरिकता अलग है और प्रांत की अलग है। उसके बाद अगर हम एकात्मक विशेषताओं की बात करें तो अलिखित संविधान और लचीला संविधान। उसके बाद एकल सरकार, एकल संविधान और एकल नागरिकता। इस तरीके से संघात्मक विशेषताएं देखी और एकात्मक विशेषताएं देखी। लेकिन भारत में दोनों ही विशेषताओं को लिया गया। मूल तरीके से अगर बात करें तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन एकात्मकता की झुकाव की तरफ। इसीलिए केसी वियर ने जब भारत के संविधान को पढ़ा और तुलना की तो बताया कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कौन कौन सी शक्तियां जो केंद्र की तरफ झुकी हैं, तो भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर इस प्रकार उन्मुख है। सबसे पहले अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 बोलता है कि राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे अनुमति दे दे साधारण बहुमत से, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सोचिए, 7वीं अनुसूची में संघ सूची पर संसद केंद्र कानून बनाएगा, संसद बनाएगी, और राज्य सूची के विषय पर राज्य बनाएगा कानून। लेकिन आर्टिकल 249 में राष्ट्र महत्व का कोई विषय आ गया तो उसमें राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। लेकिन विधेयक राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा की अगर बात करें तो 3 अखिल भारतीय सेवा मौजूद हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। यदि
यदि विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, फिर लोकसभा में जाता है और लोकसभा अनुमति दे देती है साधारण बहुमत से, तो उसमें संसद अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है, केंद्र कर सकता है। और वो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य कहाँ काम करते हैं? राज्यों में जाकर। अनुच्छेद 250 सेंटर कैन मेक लॉ व्हेन नेशनल इमरजेंसी एनफोर्स्ड, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ये नहीं बोल रहे कि राष्ट्रीय आपातकाल इस अनुच्छेद में लगाया जाता है। अनुच्छेद 250 में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो उस केस में केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 252 है, अगर 2 राज्य अनुरोध करें केंद्र से तो केंद्र यानी संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। अनुच्छेद 253 बोलता है अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को पूरा करने के लिए केंद्र यानी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 256 बोलता है अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो उस केस में केंद्र सभी निर्णय लेगा, केंद्र यानी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 365 बोलता है केंद्र राज्य को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है, जैसे पुलों की सुरक्षा करना, राष्ट्र महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना, रेलवे की सुरक्षा करना, हिंदी भाषा का सशक्तिकरण करना। लेकिन अगर राज्य नहीं मान रहा है तो उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित करते हुए भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन, आपको पता होगा किसी एक राज्य में से 2 राज्य बनाए जाएं और 2 राज्य में से 1 राज्य बनाया जाए तो उसमें अंतिम स्वीकृति संसद की होती है। उसके बाद आपातकाल की उद्घोषणा। आपातकाल अगर भारत में बाहरी आक्रमण हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो उस केस में केंद्र राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, वित्त आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये पावर भी किसके पास है? केंद्र के पास है, राज्य के पास नहीं है। अंतरराज्य नदी के जल विवाद के समाधान, अगर 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद हो जाता है तो केंद्र एक ट्रिब्यूनल का, एक अधिकरण का गठन करके उसका डिसाइड कर सकता है और उसके फैसले को कानून बनाकर न्यायपालिका की परिधि से बाहर भी कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन तो है, संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन सशक्त केंद्र को अपनाया गया है कनाडा के तर्ज पर। केंद्र शक्तिशाली होगा, संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जिसमें केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। इससे साफ पता चलता है कि भारत की संघीय व्यवस्था केंद्र की तरफ उन्मुख है, केंद्र की तरफ झुकी हुई है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो भारत के संविधान में भी संघवाद के मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। अतः भारत का संविधान संघात्मक होते हुए विशिष्ट स्वरूप रखता है और भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था संविधान सभा में अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब यह है कि हम अमेरिका की तरह स्वतंत्र देशों के साथ समझौते का नतीजा नहीं है। वहां राज्यों ने अमेरिका को बनाया था संयुक्त होकर, यहां भारत ने राज्य बनाए हैं। और एकात्मक भी नहीं रख सकते हम, क्योंकि उससे राज्य हित पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोनों व्यवस्थाओं को अपनाया गया और प्रयोग किया गया राज्यों का संघ। तो इस तरीके से अगर आप उत्तर लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। सबसे पहले परिचय, जो पूछा गया है उसमें कीवर्ड ढूंढकर उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आप किसी भी दार्शनिक का या किसी विद्वान का कोट भी लिख सकते हो, जैसे यहां केसी वियर का लिख सकते हो कि केसी वियर ने भारत की शासन व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा है। और उसके बाद मुख्य भाग में क्यों ऐसा कह रहा है, किस किस कारण की वजह से, तो हमने बताया कि इन कारण की वजह से केंद्र राज्य सूची के क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके राज्य के लिए कानून बना सकता है, राज्य के डिसीजन ले सकता है। और उसके बाद निष्कर्ष में अपना मत, सुझाव या आगे की राह लिखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।